इन्होंने। पर खास बात यह है, ये उन दिनों की बात है जब 9/11 हुआ था, और हमें कुछ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का क्या है, ये तालिबान वगैरह वगैरह के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं था। और उन दिनों में इन्होंने जो रिसर्च किया और अफगानिस्तान के बारे में बोला, हम तो वी वर एजुकेटेड, राइट। और इसीलिए जब उस चंद दिन पहले मैंने उनको बोला कि भाई आप गनर शॉट में आइए और बात कीजिए हमारे साथ, तो उन्होंने बोला क्या सब्जेक्ट ले। मैंने कहा अफगानिस्तान, क्योंकि आपका जो योर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट लेटेस्ट, it goes 20 years back. After all, it's now 20 years since we did that course, and we were young colonels then, budding colonels, right? और with this मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। आप सबको पता है अफगानिस्तान तो है ही प्रॉब्लम का इलाका, आज के दिन नहीं, सदियों से ये प्रॉब्लम का इलाका है। और अगर मैं आप इन कॉन्टेक्स्ट डालूं तो इट्स ऑलवेज बीन कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, right? And at this point of time, Afghanistan is in the grip of Taliban. ये सब हमें पता है। और पाकिस्तान का बोलबाला इसमें बहुत है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं, और पाकिस्तान खुद प्रॉब्लम में है। और अफगानिस्तान में जो भी होगा वो पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा, और पाकिस्तान के ऊपर जो भी होगा अफगानिस्तान के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और आपको पता है कि इंटरनेशनल फोर्सेस और यूएस ने अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए, लंगड़ा छोड़ के चले गए, जिस तरीके से कार्टून में दिखाया जा रहा है, राइट। और चाइनीज जो आने चाहते हैं अफगानिस्तान को, हरियाली लाना चाहते हैं, पर उनका खुद का अपना अपना क्या एजेंडा है, और वो पाकिस्तान के जरिए और तालिबान को पैसा देकर अंदर आना चाहते हैं। और ये सब हमारा सिक्योरिटी और हम इफेक्ट करता है। और ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में मैंने सोचा कि जनरल केजे सिंह साहब बात कर सकते हैं, उनके साथ हम डायलॉग कर सकते हैं। सर, सबसे पहले योर टेक ऑन दिस बिजनेस ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन इन अफगानिस्तान, उसके बारे में उसके बाद हम बात कर सकते हैं। जनशंकर, जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, और जिस तरह की हम सब ने ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हम इसको अगर क्विकली देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि किंग जाहिर शाह से रशियंस आए, रशियंस का बहुत नुकसान हुआ, उनको हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद लेकर मुजाहिदीन तैयार किए, और उसमें तालिबान 1.0 आया। पहले तो मुजाहिदीन थे और फिर उसके बाद में उनको हटा के तालिबान आ गए। फिर 9/11 हो गया, और उसके बाद में जो अमेरिका ने दोबारा इंटरवीन किया, और इंटरवीन करके अमेरिका यहाँ रही 2 दशक तक, 2 decades, 20 years or so, lost about 2,400 soldiers. The international forces lost about 1,200 soldiers. Private security contractors, varying estimates, some say about 800, some say 3,000. So huge big expenditure done. And then suddenly they left. And they left after there was some kind of realization by 3 presidents in succession, starting with Barack Obama, going on to Trump, and finally Biden. They all felt we have to exit Afghanistan. So very few have ruled this area. बहुत कम लोगों ने वहाँ पर रूल किया है, लेकिन हम इस डायलॉग को वहाँ से पिकअप करें जहाँ पर अमेरिकन ने जाते वक्त एक उम्मीद जगाई और बोला अब तालिबान 2.0 होगा। जो तालिबान 1.0 है वो नहीं होगा, 2.0। सो 2.0 को आज लगभग 20 मंथ से ज्यादा हो चुके। They have broken the shackles of slavery. क्या वो 2.0 बने?
ये सवाल हमको सबसे पहले टैकल करना चाहिए। देखिए, जब अमेरिकन गए तो उन्होंने 3 चीजों के ऊपर वर्ल्ड को एक एश्योरेंस दिया। फर्स्ट, दे सेड देयर विल बी नो टेररिज्म फ्रॉम सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। सेकंड, they said that basic human rights will be respected. And third thing they said is कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी। तो हैव ऑल दोज 3 पैरामीटर्स बीन मेट? इस सवाल का जवाब हमको अपने आज के डायलॉग के फर्स्ट पार्ट में ढूंढना चाहिए। देखिए, Right. अगर हम टेररिज्म की ही बात कर लें तो आपने कुछ महीनों पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, टीवी पे कुछ विजुअल भी आए थे कि आयमान जवेहरी जो कि अमीर उल मोमिन थे, ओसामा बिन लादेन के बाद बने थे, उनको हकानी के घर में, हकानी फैमिली के घर में, काबुल शहर में ड्रोन की मदद से उनको मारा गया। तो टेररिज्म खत्म तो नहीं हुआ, उल्टा उसको शह दी गई कि आप कहीं छुपे हुए हो, आप आके काबुल में रह लो। और अभी भी आईसिस केपी, इस्लामिक स्टेट खारासान प्रोविंस एक्टिव है। हमारे गुरुद्वारे अटैक हुए हैं, जो कि करते परवान गुरुद्वारा था, कई बार अटैक हुआ है वो। और उसके अलावा वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी एक्टिव है, और पाकिस्तान उससे बहुत बुरी तरीके से परेशान है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से देखें, तालिबान के व्यू पॉइंट से, तो तालिबान का जो रेजिस्टेंस फ्रंट है एक वो भी है जो पंचर वैली में अहमद शाह मसूद के बेटे और अमीर साले जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी लीडरशिप में है। लेकिन वो, अगर हम पटाखे की भाषा का इस्तेमाल करें तो फुस हो गया, वो चला नहीं। The neighboring nations have not given it support. तो और इंडिया भी नहीं कर रहा। तो इस हालात में टेररिज्म तो अभी भी एक्टिव है और ये वर्ल्ड के लिए एक वरी है। लेकिन क्या करते हैं, पीरियोडिकली तालिबान वाले एक दो ऐसे इंसिडेंट करते हैं, एक दो ऐसे रेड करते हैं, जैसे उन्होंने पिछले हफ्ते ही करा, 3-4 आईसिस के बंदों को मार दिया। तो वो फिर न्यूज में आ जाता है, अल जजीरा में, 3-4 चैनल्स में। वर्ल्ड को थोड़ा रीअश्योरेंस देते हैं और उसको टाइम भी करते हैं, नेगोशिएशन से पहले या फाइनेंशियल डिमांड से पहले वो ऐसा एक करते हैं, ऐसा एक कारनामा करते हैं, ऐसे कह लें। सम एक्ट दैट स्टेज करते हैं, एक्चुअली करते पूरी तरीके से नहीं है। अगर वो चाहे तो वो आईसिस के कुप्पी को खत्म कर सकते हैं अफगानिस्तान से। और इसमें चाइना की भी बरी है। चाइना के खिलाफ जो टेररिस्ट ग्रुप है, ETIM, उज्बेकिस्तान के खिलाफ IUM, वो सब नदन अफगानिस्तान में शेल्टर लिए हैं। इंडिया का कनेक्शन यहाँ पे आ जाता है कि आईसिस केपी में पहले कुछ लोग जो गए थे वो केरला से गए, तो एक वो भी वरी का सब्जेक्ट है जो हमको अपने फोकस में रखना चाहिए। द सेकंड इशू इज अबाउट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को अमेरिका और दूसरी कंट्रीज ने डिफाइन जब किया तो उन्होंने शर्तें ये रखी कि विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, बच्चों को लुक आफ्टर किया जाएगा, कोई बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी, नो रिप्रेजल्स, और जो कानून है वो थोड़ा थोड़ा ठीक तरीके का होगा। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग अफगानिस्तान को देखते हैं तो हम उसको उस नजरिए से देखते हैं जैसे हमारे देशों में होता है। अफगानिस्तान में सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस इज एक्सेप्टेबल। विमेन कैन नेवर होप टू बी फर्स्ट क्लास सिटीजन। प्रॉब्लम ये है कि उनको सेकंड या थर्ड क्लास होने दिया जाएगा कि नहीं। तो करंट सिचुएशन इज कि दे आर ओनली अलाउड टू अटेंड प्राइमरी एजुकेशन,
सेकेंडरी के बारे में अभी डाउट है कि अलाउ होगा कि नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी तो अभी बैंड है। इसके ऊपर तालिबान में काफी इंटरनल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी अबाउट 1 वीक बैक, जिसमें जो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन है उसका हाथ तोड़ दिया गया। अफगानिस्तान में हो जाता है ऐसा। पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुल्ला ब्रदर की पिटाई मुल्ला, हुई। तो ये तालिबान 2.0 का कैबिनेट मीटिंग 2.0 धमाका था, जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन मिनिस्टर की पिटाई कर दी और उसका हाथ तोड़ दिया बेचारे का। okay. सुना यह जा रहा है कि जो तालिबान के मॉडर्न लुकिंग लीडर्स हैं, जैसे कि मुल्ला ब्रदर हो गया, इवन हक्कानी टू सम एक्सटेंट दे आर सेइंग, उसके साथ में जो याकूब है, जो मुल्ला उमार का सन है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये लोग ये फील करते हैं कि एजुकेशन को डिनाई नहीं करना चाहिए। वैसे अंदर की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने लड़कियों को पाकिस्तान भेज एजुकेशन की, ईरान भी भेज देते हैं, और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी भेज देते हैं। इसके अलावा जो नदर्न प्रोविंसेस हैं और जो ईस्ट वेस्टर्न है, ईरान के साथ जो है इराक, जो नॉर्थ में है, जहाँ पे ताजिक उज्बेक्स रहते हैं, वहां पर स्कूल चलते रहते हैं। वहां पे तालिबान की इतनी चलती नहीं है, तो वहां पे थोड़े स्कूल चलते रहते हैं। और हमको ये बहुत एक तरह से सलामी देनी पड़ेगी तालिबान की, जो कुछ विमेन है उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि चलो यार, कोशिश ये मत करो कि विमेन को सारे राइट मिल जाए, पर बेसिक एजुकेशन तो उनकी चलती रहे, स्किलिंग तो होती रहे। तो इसके लिए क्या ऑनलाइन एजुकेशन करनी चाहिए? तो ये दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि वर्ल्ड को एड्रेस करने पड़ेंगे। तीसरा जो प्लैंक था वो था स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को अमेरिकन ने ऐसे डिफाइन किया कि इसमें डेमोक्रेसी होगी, इंक्लूसिविटी होगी, और पब्लिक को बेनिफिट्स मिलेंगे। वो क्या रहा? पहली चीज, डेमोक्रेसी तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ये व्यू है कि हम वेस्टर्न नजरिए से वहां डेमोक्रेसी को ना ढूंढें, ना तलाश करें। अगर डेमोक्रेसी आएगी तो वो सऊदी टाइप की या ईरान टाइप की ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसमें कोई मजलिस होगी, शूरा होगी, जिरगा बैठेंगी, और इस तरह की होगी। मतलब उसको हम स्टैंडर्ड डेमोक्रेसी सोचे, ये मुश्किल है मेरे ख्याल से, अभी तो मुश्किल है। तो ट्रांजिशन could take place in steps. We could think of that. In our desire to impose democracy, ये ना हो कि हम तालिबान से पूरा कनेक्शन ही लूज कर जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अभी क्या है कि जब ये रिजीम बना, अब आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, 20 months हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। It's not a proper government. It's not a government. It's not recognized also. It is recognized तो है ही नहीं, पर अंदर से भी वो उसको इंटरिम नहीं रख, right? क्यों रख रहे? क्योंकि जब शुरू में इनके पहले अमीर उल मोमिन बने हैबतुल्ला अखुंडजादा, उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, क्वेटा शूरा से आया है, इसको रिलीजन का पता है। लेकिन वो बंदा कमाल का निकला, मतलब कमाल का अजीबोगरीब निकला। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि एक रहबरी शूरा होगी जो कि स्टीयरिंग काउंसिल का इक्विवेलेंट होगी। ईरान में भी कुछ ऐसा है, तो उस तरह की शूरा होगी। और फिर एक एग्जीक्यूटिव शूरा होगी जो कि कामकाज चलाएगी। उस हैबतुल्ला अखुंडजादा ने रहबरी शूरा को चलने नहीं दिया, वो खुद ही सारे हुक्म दे रहा है। और उसी की वजह से जो बाकी लोग एजुकेशन लाना चाहते हैं वो नहीं ला पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, देखिए अफगानिस्तान जब बना था
पहला लीडर था मुल्ला उमर, जो कि वन आइड था, सब लोग उसको जानते, थोड़ा लंगड़ा भी था। सेकंड था मुल्ला मंसूर, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन से मरवा दिया। अब लोग ये कहते हैं कि मंसूर वाज मच बेटर देन दिस अखुंडजादा। Aibatullah. Okay. Akhundzada has proved to be very autocratic, and that's why Afghanistan is becoming autocratic theocracy. Right. अच्छा, अभी हम थोड़ा सा और आगे चले तो क्या है कि सेकंड प्लैंक था इंक्लूसिविटी, कि जो लीडर निकल गए, जैसे कि हमीद करजाई थे पुराने प्रेसिडेंट, जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला थे, ये लोग अभी भी काबुल में रहते हैं। और कुछ लोग और जो ताजिक और उज़्बेक है और जो शिया है, क्योंकि अफगानिस्तान में पश्तून अराउंड 55% ही है, ज़्यादा नहीं है, 50, कुछ लोग कहते हैं 45 भी है, और ताजिक 25-30 है, उज़्बेक है, शिया हज़ारा है, इस्माइली हैं, तो कई ट्राइब्स हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? क्या किया है तालिबान ने? देखिए, अखुंडजादा तो बैठे रहते हैं कंधार में, कंधार उनकी रिलीजियस सीट है, जैसे सिख्स की सीट अमृतसर में है, या हिंदूज की कोई सिटी काशी ले लो, या बद्रीनाथ, इस तरह की एक उनका रिलीजियस, या अगर आप ईरान में चले जाओ तो कौम है एक इराक में, ऐसी सिटीज होती हैं। तो उनकी सिटी कंधार है, जहाँ से रिलीजन चलता है उनका, और एडमिनिस्ट्रेशन चलता है काबुल से। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ काबुल में जो एक प्राइम मिनिस्टर बिठा दिया, वो उन्होंने बिठा दिया एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद हसन अकुन। वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो काफ़ी इनएफेक्टिव सा है। उसके नीचे उन्होंने 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिए। एक तो लगा दिए मुल्ला ब्रादर, अब्दुल गनी ब्रादर। दूसरा उन्होंने लगा दिया एक अब्दुल सलाम हनाफी, ये जाति से उज़्बेक, उसको दिया कुछ नहीं है, लेकिन एक उज़्बेक नेम के लिए कर दिया, या बैलेंस के लिए। हाँ, और एक अब्दुल करीम भी पश्तून लगा दिया। अब शिया नहीं है, ढूंढ रहे लोग हजारा शिया कहाँ आएगा। एक जो इनका जो आर्मी का चीफ है वो करीफ हसीउद्दीन, वो एक ताजिक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ बैलेंस दिया है, लेकिन रियल इफेक्टिव गवर्नेंस अभी भी पख्तून्स के हाथ में। Right. So can we hope for more inclusivity? Question mark. I cannot. But what we must draw lesson is, India has done a good thing by opening its channels to the. Right. So we'll talk of that a little later. Okay, so what actually you've given a very nice picture. आपने पूरा overview दिया है, right? Not many things which were promised when Taliban 2.0 came into play have been brought in, but ये ज़्यादातर it's all environmental. This is the maximum you can get out of this system, which has evolved, right, based on theocracy. There's no democracy we cannot think of. It will be still by the rule of the gun and the rule of the religion. And with the ethnic composition the way Afghanistan is, this is the most inclusive you can get. They will never, it has now been proven after 22 months that they will not allow Afghan women to, be part of a society in an equal manner. But Afghan women have in him to do what they want to do, and they're trying to do. Right? Terrorism has not gone anywhere. It is still there. The fonts of terrorism are still there. And that comes up with sporadic violence. And they have terrorists of all hues who can hurt everyone around, whether it is Iran, whether it is China or Pakistan, right? So everyone. So that is the larger picture. आपने अच्छी तरीके से बता दिया. और ये मेरे ख्याल में, और ये, I mean, what is proven is that this will not change.